नूतन मेहता और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिटी ट्यूब में। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रोस्टेट कैंसर जो है उसका स्टेजेस क्या है और उसका मैनेजमेंट क्या है। इससे पिछले वीडियो में आपने पढ़ा है कि प्रोस्टेट कैंसर क्या होता है, इसके क्या क्या कारण हैं और इसका साइन सिम्टम्स क्या होगा उसके बारे में जाना है। आज जानेंगे इसके मैनेजमेंट के बारे में और स्टेजेस के बारे में। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। सबसे फर्स्ट जो है वो है कि जो प्रोस्टेट कैंसर का जो स्टेज होता है, किसी भी डिजीज का जो होता है, सबसे पहले वो फैलना स्टार्ट करता है तो पहले फर्स्ट स्टेज में रहता है, उसके बाद थोड़ा और कुछ उसमें डेवलपमेंट हो जाता है तो सेकेंड स्टेज में जाता है, थोड़ा और डेवलप धीरे धीरे ये स्टेज बढ़ते जाता है और उसके बाद क्या हो जाता है कि क्रिटिकल कंडीशन आ जाती है। तो स्टेज फर्स्ट में क्या होता है प्रोस्टेट कैंसर का, उसके बारे में जानते हैं। तो स्टेज फर्स्ट जो होता है उसमें क्या होता है कि द ट्यूमर इज अनडिटेक्टेबल बाय एग्जामिनेशन एंड इज ओनली। इसमें क्या होगा, एग्जामिनेशन होगा, अगर सीटी स्कैन एमआरआई अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है तो उसमें क्या होगा कि प्रोस्टेट कैंसर नहीं दिखेगा, उसमें अनडिटेक्ट रहेगा। लेकिन अगर उस समय किसी ब्लैडर की सर्जरी हो रही है या फिर पेरिनियल एरिया में किसी भी चीज़ की सर्जरी हो रही है तो सर्जरी के दौरान डिटेक्ट हो सकता है, उस समय ही दिख सकता है, बाकी एग्जामिनेशन के दौरान ये नहीं दिखेगा। दूसरा जो है स्टेज बी, द ट्यूमर इज फाउंड ओनली इन द प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या होगा कि स्टेज सेकेंड जो होता है स्टेज बी, इसमें क्या होगा कि ट्यूमर सिर्फ प्रोस्टेट ग्लैंड में ही दिखेगा। ट्यूमर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ प्रोस्टेट ग्लैंड में दिखेगा। जो ये प्रोस्टेट ग्लैंड है ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या है, ये पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये डायग्राम है। तो ये आपका रहता है यूरेथ्रा, इसको कहते हैं यूरेथ्रा, इसको कहते हैं स्क्रोटम, इसे कहते हैं टेस्टिस, और ये हमारा है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। तो इस समय क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ स्टेज बी है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा कि प्रोस्टेट ग्लैंड में ट्यूमर देखने को मिलेगा। उसका क्या होगा कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो हार्ड हो जाएगा। उसके बाद स्टेज सी है, ट्यूमर्स ओनली फाउंड अराउंड द प्रोस्टेट बट कैन एक्सटेंडेड, इट कुड बी आल्सो भी फाउंड सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल जो होता है वो जो प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है उसके जस्ट बगल में होता है, उसके जस्ट साइड में होता है। तो उसमें भी क्या होगा कि प्रोस्टेट कैंसर देखने को मिलेगा। ये आपका रहा है प्रोस्टेट ग्लैंड और इसके जस्ट बगल में रहता है सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल ये जस्ट बगल में, इसमें भी क्या होगा कि कैंसर सेल का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। स्टेज डी में जो होता है, द हैज मेटास्टेसाइज्ड टू एरियाज टू डिस्टेंट फ्रॉम प्रोस्टेट ग्लैंड। इसमें क्या होगा कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है आसपास के जो टिश्यू हैं वहाँ भी देखने को मिलेगा। जैसे कि इस एरिया में सेमिनल वेसिकल है, उसके बाद ये ब्लैडर के जस्ट जो नेक है उसमें देखने को मिलेगा। आसपास के जितने भी दूर दूर तक टिश्यू हैं उसमें क्या होगा कि ट्यूमर का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद है स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर प्रोस्टेट ग्लैंड। इसका स्क्रीनिंग टेस्ट क्या क्या होगा, तो उसमें सब जो फर्स्ट होता है स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए DRE जो होता है डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। उसमें क्या होता है कि सर्जन जो होते हैं ग्लव्स लगाकर उसके बाद एनस के थ्रू देखते हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड का नोड्यूल हार्डनेस है या सॉफ्ट है। तो ये रहा आपका एनस। यहाँ से क्या होता है कि सर्जन एक उंगली से उसमें क्या करते हैं कि ग्लव्स पहले पहनते हैं सर्जन, उसके बाद उसमें लुब्रिकेंट लगाते हैं। लुब्रिकेंट जो होता है वो होता है कि चिपचिपा पदार्थ होता है जिससे क्या होता है फिसलता है। तो उसके बाद यहाँ एनस के थ्रू क्या करते हैं कि सर्जन देखते हैं कि ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसका क्या है कि टिश्यू हार्ड है या फिर सॉफ्ट है, उसको एग्जामिन करते हैं। उसके बाद हार्डनेस ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड कैन बी डिटेक्टेड बस इस वे से क्या होता है, इस तरीका से क्या होता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड हार्ड या सॉफ्ट देखने को मिल सकता है। अगर कैंसर होगा तो वो हार्ड दिखेगा। उसके बाद है कंप्लीटेड इन 5 to 10 सेकेंड। ये जो प्रोसीजर है इसको 5 से 10 सेकेंड में कंप्लीट करना होता है। तो दूसरा जो प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए जो टेस्ट करेंगे वो है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। दूसरा जो है वो टेस्ट करेंगे स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर प्रोस्टेट ग्लैंड, वो क्या रहेगा कि ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट जाने कि DRE होता है डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, जो कि रेक्टल के थ्रू पता करते हैं कि वहाँ का रेक्टल के थ्रू ये जैसे रेक्टल में एक होता है एनस के थ्रू क्या होता है कि मल का त्याग होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसका क्या होता है कि बॉडी से एक्सक्रीट किया जाता है। जब तो उसके थ्रू क्या करते हैं कि हाथ में उंगली में क्या करते हैं, पहले हाथ में ग्लव्स पहनते हैं, उसके बाद उंगली में क्या करते हैं कि लुब्रिकेंट लगा के उसके बाद एनस से इंसर्ट करके उसके बाद इसको फील किया जाता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड का मसल कहीं हार्ड तो नहीं है, उसका नोड्यूल हार्ड तो नहीं है। फर्स्ट वो था। दूसरा जो है वो ब्लड टेस्ट है इसके कन्फर्मेशन के लिए। तो ब्लड टेस्ट जो है उसमें क्या करते हैं कि
ब्लड टेस्ट में वो होता है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, जो कि पीएसए होता है। पीएसए क्या होता है कि इसको क्या करते हैं कि वह ए स्मॉल ब्लड सैंपल टेकन एंड सेंड टू लैब फॉर एनालिसिस। क्या करते हैं, ब्लड के एनालिसिस के लिए क्या करते हैं कि लैब में उसे भेजते हैं, सैंपल कलेक्ट करते हैं पेशेंट का, उसके बाद उसको लैब में सेंड कर देते हैं किसके, प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सेल्स उसमें प्रेजेंट है या नहीं, उसके एनालिसिस के लिए, एंटीजन उसमें प्रेजेंट है या उसके एनालिसिस के लिए भेजते हैं। उसके बाद है पीएसए इज प्रोटीन दैट इज ओनली प्रोड्यूस्ड बाय प्रोस्टेट सेल। पीएसए जो है एक तरह का प्रोटीन है, क्या करता है, जो प्रोटीन है वो क्या करता है कि प्रोस्टेट सेल प्रोड्यूस करता है। अगर प्रोस्टेट सेल इस प्रोटीन को प्रोड्यूस करेगा तो क्या होगा कि ये हमारे पूरे ब्लड में पाया जाएगा। क्या होगा कि हमारे शरीर में जितने ब्लड हैं उन सारे ब्लड में पाया जाता है। तो इसीलिए क्या करते हैं कि इसको ब्लड सैंपल से पता चल जाता है कि प्रोस्टेट सेल का, प्रोस्टेट जो कैंसर है, सीए प्रोस्टेट है, कितना ज़्यादा डेवलप हुआ है, कितना ज़्यादा सीवियर होते जा रहा है, उसके बारे में पता चलता है। उसके बाद है एज प्रोस्टेटिक हैज कैंसर द अमाउंट ऑफ पीएसए इंक्रीजेज। क्या होता है कि अगर पीएसए का क्या होगा कि इंक्रीज हो गया, पीएसए जो है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन जो है ये एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि प्रोस्टेट सेल प्रोड्यूस करता है। अगर उसका अमाउंट क्या होगा कि ब्लड में बढ़ा हुआ, लैब से रिपोर्ट आया कि उसमें ब्लड में क्या है कि इसको एंटीजन बढ़ा हुआ, ये जो प्रोस्टेट सेल जो प्रोड्यूस किया है वो क्या है कि प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन ये पीएसए बढ़ा हुआ है। तो क्या होता है कि एक तरह से ये कैंसर का मतलब यहाँ से क्या होता है कि फिजिशियन जो होता है वो क्या अलर्ट हो जाते हैं कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है, उसको देखते हैं, चेक करते हैं, रीचेकअप और ज़्यादा जांच कुछ ना कुछ होते रहता है। हाई लेवल ऑफ पीएसए और रैपिड इंक्रीजेज इन पीएसए लेवल कैन अलर्ट टू फिजिशियन टू पॉसिबल अंडरलाइंग कैंसर। अगर क्या होता है पीएसए लेवल अगर 10 से ज़्यादा रहता है, ऐसे नॉर्मल जो होता है वो 2 to 4 के बीच होता है। अगर 10 से कम है तो ये बीपीएच का केस रहता है, जो कि आपने पहले क्लास में पढ़ा है। लेकिन अगर इससे 10 से ज़्यादा हो गया, 10 नैनोमोल पर लीटर से अगर ज़्यादा पीएसए का लेवल पता चल रहा है तो क्या हो जाता है कि ये कैंसर सेल को इंडिकेट करता है, जिसके लिए क्या करते हैं फिजिशियन जो होते हैं अलर्ट हो जाते हैं। उसका डायग्नोस्टिक, अगर पीएसए लेवल बढ़ा हुआ तो क्या होगा, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन होगा कंफर्म करने के लिए। तो उसके लिए क्या होगा कि प्रोस्टेटिक बायोप्सी होगा। प्रोस्टेटिक बायोप्सी में क्या होता है कि प्रोस्टेट सेल का कुछ थोड़ा सा पार्ट कट करके उसको भेजा जाता है। जैसे ये प्रोस्टेट सेल है, इसका कुछ पार्ट्स जो होगा कि कट करके लैब में भेजा जाएगा, जिससे क्या होगा कि उसका बायोप्सी होगा और क्या होगा कि उसका जांच होगा कि कहीं इसका कैंसर सेल का डेवलपमेंट तो नहीं हो रहा, उसके बारे में कंफर्म करते हैं। दूसरा जो है वो है सीटी स्कैन और एमआरआई। सीटी और स्कैन और एमआरआई में भी देखा जाता है कि क्या प्रोस्टेट सेल्स का क्या कंडीशन है, एबनॉर्मलिटी कितना है, इसका नॉर्मल कितना है और ये कितना ज़्यादा सीवियर, कितना जल्दी से ग्रोथ कर रहा है, ये सब पता चलता है। और कितना ज़्यादा क्या होगा कि इसका जो होता है डेंजरस कंडीशन हो गया है, उसकी स्थिति, कंडीशन, इन सारे चीज़ों के बारे में पता चलता है। प्रोस्टेट ग्लैंड का जो कैंसर हो गया है वो कितना ज़्यादा ग्रोथ में है। उसके बाद है बोन स्कैन। जैसे कि आपको पता है कि जब प्रोस्टेट जो होता है, प्रोस्टेट कैंसर जब होना स्टार्ट हो जाता है, अगर एक्सेसिव ये हो जाता है तो क्या होता है कि ये बोन में भी फैलना स्टार्ट हो जाता है। तो बोन स्कैन से भी पता चल जाएगा कि प्रोस्टेट कैंसर कितना ज़्यादा डेंजरस हुआ है। उसके बाद है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड से क्या किया जाता है कि प्रोब को प्रोस्टेट ग्लैंड के एकदम समीप ले जाकर उसके बाद उसका क्या होता है कि टेस्ट किया जाता है, उसको पता लगाया जाता है कि कैंसर सेल का कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ और कहाँ तक डेवलपमेंट हुआ, स्क्रीन पर पूरा पता चलते रहता है। उसके बाद है लिम्फ नोड बायोप्सी। लिम्फ नोड बायोप्सी में लिम्फ नोड जो होता है ये हमारे शरीर का सबसे प्रोटेक्टिव शेल होता है, जो कि अगर पहले टिश्यू में फैलने से पहले लिम्फ में फैलना स्टार्ट होता है, लिम्फ नोड में फैलना स्टार्ट होता है। इसीलिए क्या होता है कि लिम्फ नोड का बायोप्सी किया जाता है कि कैंसर सेल अभी लिम्फ नोड में है या फिर उससे भी ज़्यादा आगे निकल गया है। इसके लिए लिम्फ नोड को चेक किया जाता है, लिम्फ नोड बायोप्सी किया जाता है। तो इस तरह से इसका क्या होता है प्रोस्टेट पीएसए ब्लड टेस्ट के द्वारा और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के द्वारा और डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन के द्वारा क्या होता है कि पता लगाया जाता है कि कैंसर सेल का कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, ये कितना दिनों से है, इन सब चीज़ों का पता लगता है।
तो चलिए अब जानते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में, क्योंकि इसको ट्रीटमेंट नहीं बोल सकते हैं। ट्रीटमेंट वो होता है जिसका पूर्णतः इलाज हो जाता है, लेकिन कैंसर का पूर्णतः ट्रीटमेंट नहीं होता है। जो कैंसर जो होता है ये सही से ठीक नहीं होता है हमेशा के लिए, इसका कुछ ना कुछ अंश रहता है और ये हमेशा डेवलप होते जाता है। और पेशेंट को यह क्या करता है कि ये तकलीफ देते रहता है, हमेशा के लिए कठिनाइयाँ उसको उत्पन्न होती रहती है, लेकिन थोड़ा बहुत उसको क्या हो, राहत मिल सके, थोड़ा बहुत वो सही से रह सके, उसके लिए क्या करते हैं, उसको डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसका मैनेजमेंट जो होता है ताकि उसको आसानी हो, लाइफ को थोड़ा और लाइफ जी सके। कैंसर जब हो जाता है किसी पेशेंट को तो क्या होता है कि थोड़ा और करके क्या करता है, कोई सिर्फ लाइफ जी सकता है, उसके दर्द को कम किया जा सकता है, उसके जो कुछ कष्ट है उसको कम किया जा सकता है, परमानेंटली इसका इलाज नहीं होता है, तो इसको सिर्फ मैनेजमेंट बोलेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। मैनेजमेंट में इसका होगा कि सबसे फर्स्ट टाइम इसका सर्जरी किया जाए। सर्जरी में क्या होगा कि रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी होगा, रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी। इसमें क्या किया जाएगा, प्रोस्टेट एंड सम सराउंडिंग टिश्यू एंड सेमाइनल वेसिकल आर ऑल कम्प्लीटली रिमूव्ड। क्या कर दिया जाता है, प्रोस्टेट जो ग्लैंड है, जो ब्लैडर के जस्ट नीचे, जो ये पेशाब की थैली है, इसके जस्ट नीचे ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, इसको रिमूव कर दिया जाता है। इसमें एक इजैकुलेटरी डक्ट जो होता है, सेमाइनल वेसिकल, उसको रिमूव कर दिया जाता है। एंड उसके आसपास के जितने सारे टिश्यू सेल्स हैं उसको भी क्या कर दिया जाता है कि रिमूव कर दिया जाता है। जहाँ तक कि हार्ड है सेल, उसके आसपास जितना है उन सबको क्या कर दिया जाता है कि परमानेंटली रिमूव कर दिया जाता है, कम्प्लीटली रिमूव कर दिया जाता है। तो ये होता है रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी। ये जो होता है कि मोस्ट कॉमनली चूजन टाइप ऑफ सर्जरी है, जो कि सर्जन यही सर्जरी चूज करते हैं ज़्यादातर। उसके बाद है इंटरिंग इन बॉडी फ्रॉम टू डिफरेंट साइड्स। ये क्या होता है कि जो रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी हो, दो साइड से क्या किया जाता है कि इसको दो साइड से क्या किया जाता है कि डिफरेंट साइड से क्या करता है, सर्जरी किया जाता है। उसमें फर्स्ट जो है वो रेट्रोप्यूबिक रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी। रेट्रोप्यूबिक में क्या होता है कि जो नाभि जो होती है, नाभि और पेल्विस रीजन के जस्ट ऊपर का जो रीजन होता है वहाँ कट लगाया जाता है और उसके बाद वहाँ से क्या होता है कि प्रोस्टेट को हटाया जाता है। तो उसमें जैसे कि रफली समझ लीजिए, जैसे ये हमारा लंग्स है और उसके बाद ये हमारा एब्डोमेन वाला एरिया हुआ और ये हमारा पेल्विस वाला एरिया हुआ, तो और ये बीच में हमारा नेवल रहता है। तो इसके और इस एरिया के बीच में जो एरिया रहता है यहाँ पर क्या किया जाता है, कट लगाया जाता है और वहाँ से क्या होता है कि रेट्रो, इसीलिए इसको कहा गया रेट्रोप्यूबिक। तो इन दोनों के बीच का जो एरिया वहाँ कट लगा कर उसके बाद क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल, उसके सराउंडिंग जो टिश्यू वगैरह रहते हैं उन सबको क्या किया जाता है, कम्प्लीटली रिमूव किया जाता है, डिफरेंट साइड जो है। दूसरा है पेरिनियल रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी। पेरिनियल रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी क्या होता है, पेरिनियल का मतलब जो पेरिनियम वाला एरिया होता है, जो एनस यानी जो मलाशय और जो स्क्रोटम, इस बीच का जो डिस्टेंस होता है, बीच का जो होता है, क्या होता है कि जो एरिया होता है, पेरिनियम एरिया जो होता है, इस बीच में क्या होता है कि कट लगाकर वहाँ का टिश्यू सेल्स को निकाल कर क्या होता है कि फिर उसका एग्जामिन किया जाता है। उसके बाद इसमें दो जगह कट लगता है। उसके बाद क्या होता है कि फिर पेल्विक एरिया जो होता है वहाँ पर भी कट लगाकर क्या किया जाता है कि जो वहाँ का सेल टिश्यू होता है उसको कम्प्लीटली रिमूव करके उसका भी क्या किया जाता है, एग्जामिनेशन किया जाता है कि कितना ज़्यादा एग्रेसिव है, कितना ज़्यादा ये हार्ड है और ये कितना जल्दी से स्प्रेड हो रहा था, उन सब चीज़ों के बारे में पता लगाया जाता है। एग्रेसिव का मतलब होता है कि कितना ज़्यादा ये फैल सकता है, लम्प्स कितना है, लम्प्स का मतलब होता है कि गांठ होता है, उन सब चीज़ों के बारे में पता लगाया जाता है। तो आप यहाँ तक समझ गए हैं। दूसरा जो होता है कि हार्मोनल थेरेपी दिया जाता है। हार्मोनल थेरेपी, जो मेल में जो हार्मोन होता है, किस चीज़ के कारण ये हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन जो होता है, क्या होता है टेस्टोस्टेरोन का कारण क्या होता है कि प्रोस्टेट कैंसर जो होता है कि डेवलप जल्दी होता है, एग्रेसिव हो जाता है, उसके कारण ये स्प्रेड जल्दी से होता है, ज़्यादा फैलता है। तो उसके लिए क्या कहता है, हार्मोनल थेरेपी दिया जाता है। जैसे कि कुछ समय के लिए हार्मोन जो होता है कि जब प्यूबर्टी वाला टाइम रहता है, जब किशोरावस्था में जो मेल इंटर करता है, जो इस तरह से पुरुष इंटर करता है तो बच्चा जो किशोर अवस्था में जाता है, उस समय टेस्टोस्टेरोन शरीर की ग्रोथ के लिए क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए ज़्यादा फायदेमंद रहता है। लेकिन यही जब इस एज में इसका जो होता है प्रोडक्शन किसी कारणवश प्रोस्टेट कैंसर हो गया, कैंसर प्रोस्टेट ग्लैंड जो है कैंसर सेल में कन्वर्ट हो गया और उसके बाद क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का जो होता है सिक्रेशन होते रहता है। तो ये क्या होता है कि इस समय ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहता है। ये कैंसर सेल को कन्वर्ट करने में और ज़्यादा फैलाने में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जिम्मेदार रहता है। इनसे
क्या होता है कि और ग्रोथ ज़्यादा होता है, रेपिडली ग्रोथ होता है। तो इसलिए क्या होता है कि हार्मोनल थेरेपी दिया जाता है ताकि टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है उसको कम किया जा सकता है। तो उसमें जो फर्स्ट है बायलेटरल ऑर्कियोटेक्टोमी। ऑर्कियोटेक्टोमी में क्या होता है कि टोमी का मतलब होता है किसी भी चीज़ का रिमूवल मतलब टोमी का मतलब होता है रिमूवल। तो इस तरह से आप वर्ड को प्रीफिक्स सफिक्स को जान के क्या कहते हैं उसका मीनिंग निकाल सकते हैं आसानी से। ऑर्कियो का मतलब होता है टेस्टिस। तो टेस्टिस का क्या आपको पता है कि अगर आप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पढ़े, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़े हैं तो स्क्रोटम में 2 टेस्टिस होते हैं। उन टेस्टिस का काम होता है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का भी सिक्रेशन करना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का भी बनाना और स्पर्म का भी बनाना। तो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है उसका प्रोडक्शन कहाँ से होता है? टेस्टिस से होता है। टेस्टिस इसका प्रोडक्शन करता है, फॉर्मेशन करता है। तो उस क्या करता है कि बायलेटरल दोनों टेस्टिस को क्या होता है कि उसको काट के हटा दिया जाता है। बायलेटरल का मतलब दोनों टेस्टिस को क्या कर दिया जाता है? काट के हटा दिया जाता है, ताकि क्या होगा कि हार्मोन का प्रोडक्शन ही नहीं होगा और जो कैंसर सेल है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो कैंसर सेल में कन्वर्ट हो रहा है वो स्पीडली उसको प्रभावित ना करे, ताकि क्या होगा कि कैंसर सेल में आसपास के जो टिश्यू है कैंसर सेल में जल्दी जल्दी कन्वर्ट ना हो। क्योंकि एक जगह जब कैंसर सेल ये कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है तो जल्दी से स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाता है, फैलना स्टार्ट हो जाता है, एग्रेसिव होना स्टार्ट हो जाता है, आसपास के जितने हेल्दी टिश्यू है उसको इफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। इसलिए क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का जो प्रोडक्शन कर रहा है उसको ही काट के हटा दिया जाता है। दूसरा जो है LHRH एगोनिस्ट, ये भी हार्मोन पर ही काम करता है। LHRH एगोनिस्ट जो है, L का मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। LHRH का फुल फॉर्म होता है LHRH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। तो इसका काम जो होता है कि टेस्टोस्टेरोन का जो प्रोडक्शन हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको क्या करेगा कि ये LHRH क्या उसको रिड्यूस करेगा, उसको कम करेगा, उसको घटाएगा, ताकि क्या होगा कि जो कैंसर सेल में कन्वर्ट हो रहा है हेल्दी सेल उसको होने से रोके, उसको होने के लिए नहीं दे, उसमें थोड़ा बहुत क्या होगा कि उसमें थोड़ा रोक लगेगा, ताकि आगे जो हेल्दी सेल है उसमें स्प्रेड ना हो और जो मरीज है, जो पुरुष है, जो मेल है, जो पेशेंट है उनको परेशानी कम हो। जो LHRH एगोनिस्ट जो होता है वो होता है लियोप्रोलाइड, गुसरेलिन, ट्रिप्टोरेलिन, इस तरह का जो ड्रग होता है इसको रेगुलर शॉट में दिया जाता है। रेगुलर शॉट का मतलब होता है या फिर महीना में एक बार दिए जा रहा है, या फिर 3-4 महीने में एक बार दिया जा रहा है, या फिर 6 मंथ में एक बार दिया जा रहा है, या फिर 1 साल में 1 मंथ दिया जा रहा है। इस तरह से रेगुलर शॉट में ये मेडिसिन चलता है LHRH एगोनिस्ट। तो हार्मोनल थेरेपी पर इस तरह से काम करके क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन को कम किया जाए, उसको एक्शन को रोका जाए और जिसके कारण जो हेल्दी सेल है वो कैंसर सेल में कन्वर्ट होने से रुके। आपने जाना है तो अभी तक आपने जाना है कि हार्मोनल थेरेपी में जो आपने सबसे फर्स्ट पढ़ा था बायलेटरल ऑर्कियोक्टोमी जो होता है। ऑर्कियोक्टोमी जो होता है कि ये हमारा स्क्रोटम है, स्क्रोटम में जो होता है कि 2 टेस्टिस होता है, उन दोनों टेस्टिस को क्या करते हैं कि काट के हटा दिया जाता है, उसकी सर्जरी कर दी जाती है, उसको रिमूव कर दिया जाता है परमानेंटली। तो उससे क्या होगा कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं होगा, जिसके कारण क्या होगा कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन नहीं होगा और क्या होगा कि प्रोस्टेट ग्लैंड से जो कैंसर सेल में कन्वर्ट हो रहा है उसके स्प्रेड होने में वो हेल्प उतना नहीं करेगा, उसको और ज़्यादा सीवियर कंडीशन में नहीं ला सकता है बाकी जो हेल्दी सेल है उसको। उसके बाद दूसरा जो था वो था LHRH एंटागोनिस्ट। ये क्या करता है कि टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन जो होता है उसको क्या होता है कि उसको टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को क्या करता है कि रिड्यूस कर देता है। तीसरा जो है वो है एंटी एंड्रोजन। एंटी एंड्रोजन क्या होता है कि ब्लॉक टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम बाइंडिंग एंड्रोजन रिसेप्टर्स। जो होता है कि ये टेस्टोस्टेरोन क्या होता है बाइंडिंग हो जाता है एंड्रोजन रिसेप्टर से। तो जब क्या होता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो है कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाता है, जब प्रोस्टेट ग्लैंड कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाता है तो उस सेल में एंड्रोजन रिसेप्टर पाया जाता है। एंड्रोजन रिसेप्टर से क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन मिलके हेल्दी सेल को, जो हेल्दी सेल है, जो स्वस्थ सेल है, उसको भी क्या करता है कि उसको कैंसर सेल में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन ये जो मेडिसिन है एंटी एंड्रोजन, ये क्या करता है कि उसको टेस्टोस्टेरोन को एंड्रोजन रिसेप्टर से बाइंड ही नहीं होने देता है, ताकि हेल्दी सेल जो है वो कैंसरस सेल में कन्वर्ट ना हो। तो वो जो मेडिसिन है वो है एंटी एंड्रोजन सच एज बाइकेलुटामाइड, फ्लूटामाइड, नेलुटामाइड help block the action of testosterone
इन प्रोस्टेट कैंसर सेल्स। क्या होगा कि टेस्टोस्टेरोन जो है कि टेस्टोस्टेरोन के बाइंडिंग को रोकेगा, उस पर एक्शन होने नहीं देगा टेस्टोस्टेरोन पे, जिससे क्या होगा कि हेल्दी सेल कैंसर सेल में कन्वर्ट नहीं होगा, एग्रेसिव नहीं होगा, स्प्रेड नहीं होगा, उसमें लम्प्स नहीं बनेंगे, गांठ नहीं बनेंगे। तो इस तरह से क्या होता है कि इसकी प्रोडक्शन को, जो कैंसर सेल में कन्वर्ट हो रहे हैं हेल्दी सेल, उसको इस तरह से रोका जाता है। उसके बाद है LH एगोनिस्ट। LH एगोनिस्ट में क्या होता है कि आल्सो कॉल्ड गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंटागोनिस्ट स्टॉप द टेस्टिकल्स फ्रॉम प्रोड्यूसिंग टेस्टोस्टेरोन। इसमें क्या होता है कि जब जो टेस्टिस है, टेस्टिस जो हार्मोन सिक्रेशन हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का जो सिक्रेशन हो रहा है, उसको क्या करेगा कि प्रोड्यूस ही नहीं होने देगा, उसके प्रोडक्शन ही नहीं होने देगा, उसको बाहर होने ही नहीं देगा। तो इस तरह से क्या होता है कि उसका जो मेडिसिन है डेगारेलिक्स, डेगारेलिक्स जो कि इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है, ये पिल्स में नहीं दिया जाता, टेबलेट में नहीं दिया जाता है। इसको इंजेक्शन जो दिया जाता है, ये सीवियर एलर्जिक रिएक्शन होता है। इसमें क्या, अगर ये इंजेक्शन दिया जाता है तो बहुत ज़्यादा सीवियर एलर्जिक रिएक्शन होता है। तो इस तरह से क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को रोका जाता है, उसे बाहर फॉर्मेशन को रोका जाता है, उसके एक्शन को रोका जाता है, ताकि जो हेल्दी सेल है वो लंप्स में कन्वर्ट ना हो, गांठ में कन्वर्ट ना हो, कैंसर सेल में कन्वर्ट ना हो। तो चलिए अब नेक्स्ट जानते हैं हार्मोनल थेरेपी में नेक्स्ट क्या है, वो है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन से क्या होगा कि एस्ट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ डाइथाइलसीबेस्ट्रॉल, डाइथाइलसीबेस्ट्रॉल के फॉर्म में आता है। कैन आल्सो यूज टू बी सप्रेस टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है उसको क्या करता है कि सप्रेस करता है। जब हार्मोन का प्रोड्यूस हो जाता है, प्रोडक्शन हो जाता है, तो उसको क्या करता है, दबाता है, उसको सप्रेस करता है, ताकि ये जो एंड्रोजन रिसेप्टर है उससे बाइंड ना हो और हेल्दी सेल कैंसर सेल में कन्वर्ट ना हो। तो हार्मोनल थेरेपी का बस यही सब काम होता है कि उसको एक्शन से रोकना है, उसको प्रोडक्शन ही नहीं होने देना है। बस इसका मेन फंक्शन जो होता है कि आगे जो हेल्दी सेल है वो कैंसर सेल में और ज़्यादा कन्वर्ट ना हो। उसके बाद है व्हेन ड्रग्स गिवन एज ए पिल साइड इफेक्ट्स कैन इंक्लूड हार्ट प्रॉब्लम्स एंड ब्लड क्लॉट्स। जो एस्ट्रोजन है, ये जो इस टेबलेट के फॉर्म में जो आता है, इसको देने से इसका साइड इफेक्ट जो होता है वो हो सकता है कि हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है, ब्लड क्लॉट्स हो सकता है। इसलिए आजकल क्या होगा कि इसको इंजेक्शन के फॉर्म में दिया जाना स्टार्ट हो, जो एस्ट्रोजन है इंजेक्शन के फॉर्म में दिया जाना स्टार्ट हो गया है। इसमें क्या होगा कि बहुत कम चांस होता है कि हार्ट फेल्योर का, हार्ट में प्रॉब्लम का, ब्लड क्लॉट्स का। इसलिए क्या होगा, इंजेक्शन के फॉर्म में एस्ट्रोजन को दिया जा रहा है। उसके बाद फर्स्ट जो पढ़े थे वो था हमारा सर्जरी। सर्जरी में क्या था कि रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी हुआ। दूसरा जो है हार्मोनल थेरेपी। हार्मोनल थेरेपी में क्या क्या पढ़ा है, बायलेक्टर ऑर्केस्टोमी हुआ है। उसके बाद LHRH एगोनिस्ट दिया गया है। उसके बाद LH एगोनिस्ट दिया गया है। उसके बाद है एस्ट्रोजन दिया गया। इन सब का काम से क्या होगा कि हेल्दी, सबका फंक्शन तो एक ही है कि हेल्दी सेल को कैंसर सेल में कन्वर्ट ना हो। उसके बाद अब पढ़ेंगे रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी जो होता है, इसमें हाई एनर्जेटिक जो रेज होता है, एक्सरे रेज होता है, उसको बॉडी पे डाला जाता है, और जिससे क्या होगा कि कैंसर सेल को ये किल करेगा, कैंसर सेल को किल करेगा, आगे फैलने से रोकेगा। इसका दो रास्ता है। जो ये रे जो हाई एनर्जेटिक रे जो है उसका दो वे है, दो रास्ता है। फर्स्ट जो है वो है एक्सटर्नल बीम रेडिएशन। एक्सटर्नल बीम रेडिएशन में क्या किया जाता है कि शरीर से, मतलब दूर से ही क्या होगा कि पूरे शरीर पर एक्सरे हाई एनर्जेटिक रेज डाला जाता है, जिससे क्या होगा कि जो कैंसर सेल है वो किल हो। दूसरा जो होता है ब्रेकीथेरेपी। ब्रेकीथेरेपी में क्या होता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड के आसपास जाके क्या होता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो है इसके आसपास क्या होता है कि उस रे को डाला जाता है, उस क्या किरण जो होती है हाई एनर्जेटिक, उसको डाला जाता है, ताकि क्या होगा कि कैंसर सेल क्या होगा कि वो किल होगा, मरेगा। तो इस तरह से क्या होता है कि इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, ताकि कैंसर सेल आगे ज़्यादा ग्रोथ ना करे, सीवियर ना हो, एग्रेसिव ना हो, क्रिटिकल ना हो। उसके बाद है वॉचफुल वेटिंग। अगर कोई पर्सन क्या है कि ओल्डर पीपल जो होता है, जो एजिड होते हैं, बूढ़े जो लोग होते हैं, उनमें क्या होगा कि इतना सारा जो मैनेजमेंट किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है, इन सब का उनमें साइड इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो उसमें क्या होता है कि वेटिंग, इसलिए वॉचफुल वेटिंग ये इसका किया जाता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड के आसपास के जो सेल हैं वो इन सब ट्रीटमेंट के बाद वो रुक रहा है। अगर रुक रहा है तो कुछ समय के लिए वेट किया जाता है। अगर फिर से फैलना स्टार्ट हो जाता है तब उन पर ट्रीटमेंट किया जाता है। इसलिए उन पे कुछ मैनेजमेंट करके उसके बाद उनमें रोका जाता है, उनको मॉनिटर किया
किया जाता है कि उनको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, क्योंकि उनमें क्या होता है कि साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलता है, उनको और ज़्यादा परेशानी हो सकती है। अगर आप लगातार ट्रीटमेंट पर ट्रीटमेंट किए जा रहे हैं, मैनेजमेंट पे मैनेजमेंट किए जा रहे हैं, उनको हार्मोनल थेरेपी भी दे दिए, उसके बाद उसके सर्जरी भी हो चुका है, उसके बाद कैंसर सेल का जो है क्या होता है रेडिएशन थेरेपी दिए जा रहा है, रेडिएशन थेरेपी दिए जा रहे हैं। लेकिन ओल्डर पीपल तो इतना, जो ओल्डर पीपल होता है इतना तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। एक तो उनके पास डिजीज है तो ऑलरेडी उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, इसलिए उसमें मॉनिटर किया जाता है। और प्रोस्टेट ग्लैंड अगर फिर से उसका कैंसर सेल में कन्वर्ट होना, हेल्दी सेल स्टार्ट हो गया तो फिर से उनमें ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर रुका हुआ है तो कुछ समय के लिए वेट कर लिया जाता है, उसको मॉनिटर किया जाता है। तो मैनेजमेंट में आपने अभी तक जाना है कि जो फर्स्ट होता था कि वो हुआ कि सर्जरी, दूसरा जो होता है वो होता है हार्मोनल थेरेपी दिया जाता है, तीसरा जो होता है रेडिएशन थेरेपी दिया जाता है। अब जो सबसे कम लेस कॉमनली यूज किया जाता है, सबसे मतलब सबसे कम ये यूज किया जाता है ये ट्रीटमेंट, वो है थेरेपी। जो है थेरेपी में वो है क्रायोथेरेपी। क्रायोथेरेपी में क्या होता है कि एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जिसमें प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है उसको फ्रीज करके क्या होता है कि उसके कैंसर सेल, जो कैंसरस सेल है, उसको किल कर दिया जाता है। दूसरा जो होता है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में क्या होता है कि एक मेडिकेशन ऐसा होता है जो कि जो इसका बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होता है, एलोपेशिया की प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। इस केस में क्या होता है कि 20 to 25% क्या होता है कि पेशेंट को रिकवर मिल जाता है, पेशेंट को क्या होता है कि राहत मिलता है 20 to 25% कीमोथेरेपी से। उसके बाद है HIFU, हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड। इसमें क्या होता है कि अल्ट्रासाउंड के थ्रू प्रोस्टेट ग्लैंड के पास जाकर बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस किया जाता है, जिसके कारण क्या होगा कि कैंसर सेल किल होगा, मरेगा। उसके बाद है रोबोट असिस्टेड सर्जरी। इसमें क्या रोबोट असिस्टेड जो होता है कि सर्जन को हेल्प करता है, रोबोट की मदद से क्या करते हैं सर्जरी करते हैं, जिसमें कैंसर सेल को काट के हटाया जाता है, जो कि रोबोटिक होता है। उसके बाद है पेशेंट टीचिंग फॉर प्रोस्टेट कैंसर। जो प्रोस्टेट कैंसर है उसको हेल्थ एजुकेशन में क्या देंगे, क्योंकि हम लोग एक मेडिकल स्टाफ है, एक नर्स है, जो कि पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन देना जरूरी है कि कैसे आपको घर पे रहना है। तो उसमें है हाउ टू मैनेज यूरिनरी बैग। उसमें फर्स्ट जो अगर उसको पॉलिश कैथेटर लगा हुआ तो उसको कैसे मैनेज करना है, किस तरह से मैनेज करना है, अगर उसमें कुछ भी दिक्कत हो जाती है कब उसको खाली करना है, कितने समय में खाली कर देना है, दिन में कैसे रहना है, रात में कैसे रहना है, क्योंकि ज़्यादा देर तक अगर यूरिन रहता है तो यूरिन सड़ जाएगा, जिसके कारण इन्फेक्शन क्रिएट होगा। तो उन सबको मैनेज करके रखना है। उसके बाद है अगर क्या होगा कि अगर यूरिन में ब्लीड आना स्टार्ट हो जाएगा, क्या होगा कि रेड यूरिन आना स्टार्ट हो जाएगा, तो क्या होगा यूरोलॉजिस्ट से उसको बोल देना है कि आप जो डॉक्टर हैं उनसे आपको मिल लेना है। उसके बाद है डिस्कस एडवर्स इफेक्ट ऑफ रेडिएशन सच एज डायरिया। क्या होगा कि जब रेडिएशन थेरेपी जो होता है उसमें क्या होगा कि एडवर्स इफेक्ट जो होता है उसके बारे में उनको पहले ही बता देना है कि आपको डायरिया यानी जो लूज मोशन होता है वो हो सकता है, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी जो बार बार यूरिन की प्रॉब्लम होती है, बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ेगा, वो हो सकता है। नॉक्टूरिया बार बार में रात में उनको पेशाब करने के लिए जाना पड़ सकता है। ब्लाडर स्पाज्म जो होता है, जो ब्लाडर जो होता है पेशाब की थैली कॉन्ट्रैक्ट होती है, सिकुड़ते और फैलते रहती है, उनकी प्रॉब्लम हो सकती है। रेक्टल इरिटेशन में क्या होता है कि रेक्टल जो है एनस जो एरिया है वो इरिटेट होते रहेगा, उनसे उनको दिक्कत होगी। टेनिसमस जो होता है उसमें क्या होता है उनका इंटेस्टाइन खाली ही रहता है, फिर भी उनको बार बार स्टूल पास करने का मन करता है, लेट्रिन पास करने का हमेशा मन करते रहता है, टेनिसमस की प्रॉब्लम है। इस तरह से यह है एडवर्स इफेक्ट है। उसके बाद है इंस्ट्रक्ट टू कॉल ऑफ एनी कॉम्प्लिकेशन सच एज ब्लीडिंग, साइन ऑफ इन्फेक्शन और कैथेटर प्रॉब्लम। इसमें क्या होगा कि अगर उनको कैथेटर प्रॉब्लम में अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होता है, उनको ब्लीडिंग हो रहा है, इन्फेक्शन का कोई साइन दिख रहा है, उसको फीवर आ रहा है, या फिर क्या होगा कि कैथेटर का कोई प्रॉब्लम हो गया है, अगर इन सब की इन सब में से कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ तो उनको क्या करना है कि यूरोलॉजिस्ट से मिलना है। इन सब के बारे में उनको पहले ही बता देना है। उसके बाद है उनको क्या खाने के लिए क्या ईट हाई फाइबर फूड्स। हाई फाइबर फूड्स खाने से क्या होगा कि उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, कब्ज की समस्या नहीं होगी, जिससे क्या होगा कि वो क्या प्रिवेंट करेगा कब्ज से, ताकि उनको दिक्कत ना हो। इसलिए हाई फाइबर फूड्स खाने के लिए उनको खाना है। ऐसे क्या क्या प्रिवेंशन करेंगे जिसके कारण क्या होगा कि प्रोस्टेट कैंसर से कुछ राहत मिल सकती है अगर उनको नहीं हो सकता है। तो उसमें क्या होगा कि प्रिवेंशन में है प्रॉपर न्यूट्रिशन, क्या करना है कि प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना है। उसके बाद टोमेटो खाना है जो कि लाइकोपिन उसमें पाया जाता है, इसके कारण प्रोस्टेट कैंसर नहीं हो सकता है। एंटीबायोटिक्स लेना है, विटामिन ई, विटामिन सी। उसके बाद अवॉइड रेड मीट क्या एंड फैटी फूड्स नहीं खाना है, रेड मीट्स ज़्यादा नहीं खाना है। और उसके बाद रेगुलर एक्सरसाइज करना है।
तो ये सब आपने अभी तक जाना है। तो प्रोस्टेट कैंसर के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में इतना अभी तक आपने जाना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि अब कौन से डिजीज़ पर आपको लेक्चर लेके आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।